हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपका इंग्लिश माइनर कोर्स कवर करने वाले हैं। अगर आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं एंड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपके टॉप 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स जो कि एग्जाम में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हो वीडियोस तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आपको बीए या बीएससी बीकॉम के इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जो है वीडियो मिल जाएगा, वहां से आकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम आपके टॉप क्वेश्चन लिख कर लेके आए हैं, मतलब जैसे क्वेश्चन पेपर में आपका पूछा जाता है तो वो जो 2-3 क्वेश्चन पेपर में लगातार आए हुए प्रश्न हैं वही प्रश्न जो है हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि आर के नारायण इज डॉट डॉट नोवेलिस्ट। वो कौन से टाइप के नोवेलिस्ट थे? ड्रामेस्टिक थे, रीजनल थे, या फिर साइकोलॉजिकल थे, या फिर हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट थे? तो आपके ऑप्शंस हैं, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर के नारायण वो किस टाइप के थे? तो वो रीजनल राइटिंग करते थे, तो रीजनल नोवेलिस्ट थे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है राजा राव वाज डाइड ऑन 8 जुलाई इन। 8 जुलाई को उनका देहांत हुआ था राजा राव का। सन कौन सा था? ऑप्शन है आपके पास 2004, 2005, 2006, 2008। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राव वाज डाइड ऑन 8 जुलाई इन 2006। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है गीतांजलि वाज पब्लिश्ड इन। कौन से साल में जो है गीतांजलि पब्लिश हुई थी? तो आपके पास ऑप्शंस हैं 1910, 1911, 1912, 1913। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1912। 1912 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि को लिखा था एंड 1912 में जब पब्लिश हुई गीतांजलि उसके एक साल बाद 1913 ईस्वी में इस नोवेल के लिए जो उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये आपका हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? जब गीतांजलि पब्लिश हुई वो कौन सा साल था? तो 1912 था। इसको लिखने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इससे प्रश्न आपका उठाता है। चौथा प्रश्न आपका कह रहा है आर के नारायण गॉट पद्म विभूषण इन। कौन से साल में आर के नारायण को जो है पद्म विभूषण दिया गया? ऑप्शन है आपके पास 2001, 2002, 2005, 1994। तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2001 ईस्वी में जो है रविंद्रनाथ टैगोर आर के नारायण को जो है पद्म विभूषण दिया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है हु इज द हीरो ऑफ द नोवेल कॉइल। जो नोवेल है कॉइल, इसके हीरो कौन थे? ऑप्शन आपके पास स्वामी थे, राजू, या फिर मुन्नो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोयल जो नोवेल है इसके हीरो कौन है? आई होप सबको पता होगा, मैंने प्रश्न कवर कराया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुन्नो। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है द इंट्रोडक्शन टू द अनटचेबल। जो अनटचेबल नोवेल है इसका इंट्रोडक्शन लिखने वाले इनमें से कौन है? तो छठवें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ई.एम. फ्रॉस्टर। इन्होंने ही जो है अनटचेबल जो नोवेल है इसका इंट्रोडक्शन लिखा था। आर के नारायण ने नहीं लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राव। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ई.एम. फोस्टर। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न आपका कह रहा है कमला मार्कंडे वाज बॉर्न इन। जो कमला मार्कंडे हैं इनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1922, 1923, 1924, 1925। तो सातवें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1924 में 1924 में कमला मार्कंडे का जो है जन्म हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है अरुण जोशी, इनका जो नॉवेल है या पोएम है या शॉर्ट स्टोरी है या प्रोज है, इसका नाम क्या है? द सर्वेनियर इज ए कलेक्शन ऑफ। ये क्या था? नोवेल था, पोएम था, शॉर्ट स्टोरी था, प्रोज था? तो ये क्या था? आपका एक शॉर्ट स्टोरी था। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है, तो ये जरूर देख लेना, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न आपका कह रहा है अरुण जोशी वाज बॉर्न इन। अरुण जोशी जो है इनका जन्म कभी हुआ था? तो 1938, 1939, 1940 या फिर 1941। तो नौवें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1939 ईस्वी में जो है अरुण जोशी का जो मृत्यु हुआ था। अगर आपसे जन्म हुआ था, अगर आपसे पूछता है कि इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1993 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। जन्म कब हुआ था अरुण जोशी का? 1939 में। मृत्यु कब हुआ था? 1993 में। तो इससे आपका प्रश्न बना सकता है डाइड एंड बॉर्न से।
10वां प्रश्न कह रहा है कि रोसिक जो कि आपका नलिनी है इज ए डांसर इन आर के नारायण, वो आर के नारायण के कौन से पोएम में जो है, कौन से नोवेल में ये रोल निभाए थे डांसर का, तो वो पोएम कौन था। ऑप्शन है आपके पास स्वामी एंड फ्रेंड्स, दूसरा आपका द गाइड, तीसरा आपका द इंग्लिश टीचर एंड चौथा आपका द मैन एटर। तो 10वें का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द गाइड में जो है रोसिक जो नलनी थी ये डांसर थी, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, आर के नारायण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है द लास्ट लीफ वाज रिटन बाय, जो लास्ट लीफ है ये किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है आपके पास ओ हेनरी या फिर रुस्किन बॉन्ड या फिर आपकी कैथरीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई होप सबको पता होगा, लास्ट लीफ को लिखने वाले कौन है, ओ हेनरी। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है ओ हेनरी वाज डाइड इन, कौन से साल में ओ हेनरी का देहांत हुआ था। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है आपका 1909, 1910, 1911 या फिर चौथा ऑप्शन आपका 1913। तो ओ हेनरी जो है इनका जन्म हुआ था 1910 ईस्वी में एंड ही वाज डाइड ऑन जो है आपका 1862। पैदा कब हुए थे 1910 में एंड इनका देहांत कब हुआ था 1800 इनका जो है डाइट कब हुए थे 1910 में एंड जन्म कब हुआ था 1862 ईस्वी में। तो यहाँ से आप दोनों क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर बॉर्न पूछता है तो आपका 1862 एंड डाइट पूछता है तो आपका 1910 में। 13 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है कैमेलियन वाज रिटन बाई, ये जो कैमेलियन है ये किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है आपके पास ओ हेनरी, रुस्किन बॉन्ड या फिर आपका आर के नारायण या फिर एंटन चेखव। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है कैमेलियन को लिखने वाले कौन है, एंटन चेखव। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि एंटन चेखव वाज डाइड इन, अगर इनका जो है देहांत पूछेगा तो वो कौन सा सन था, तो 14वें का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1904 ईस्वी में उनका देहांत हुआ था। अगर पूछता है उनका जन्म कब हुआ था, ही वाज बॉर्न ऑन 1860, 1860 में इनका जन्म हुआ था, 1904 में इनका देहांत हुआ था। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन अगर आपका पूछता है बेसिकली या तो डाइट पूछेगा किसी राइटर का या फिर आपका जो है जन्म पूछेगा, तो दोनों में से आप बता सकते हैं बॉर्न या डाइट। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है मुल्कराज आनंद फादर वाज ए क्लर्क इन, जो मुल्कराज आनंद थे इनके पिता जो क्लर्क थे वो किस में क्लर्क थे, आर्मी में थे, बैंक में थे, पोस्ट ऑफिस में थे या फिर नेवी में थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वो आर्मी में क्लर्क थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुल्कराज आनंद फादर वाज ए क्लर्क इन द आर्मी, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। द लॉस्ट चिल्ड्रन इज रिटन बाय, जो लॉस्ट चिल्ड्रन है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है आपके पास आर के नारायण, ओ हेनरी, मुल्कराज आनंद, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुल्कराज आनंद ने द लॉस्ट चाइल्ड को लिखा था। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि जो लॉस्ट चाइल्ड नोवेल है ये कब पब्लिश किया गया था, तो 1934 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। ये प्रश्न भी बन सकता है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। अगर आपको जितने मैंने 16 क्वेश्चन कवर कराए इसमें से जितने क्वेश्चन आपको आते थे वो आप जरूर लिख देना कि ये प्रश्न हमें आता था ऐसे ऐसे करके, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैंने जो पढ़ाया हुआ है आपको कुछ याद है। तो आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है नो रूम फॉर लेपर्ड इज रिटन बाई, ये जो नोवेल है ये किसके द्वारा लिखा गया है। अरुण जोशी, कमला मार्कंडे, रुस्किन बॉन्ड, इनमें से कोई नहीं। तो 17वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुस्किन बॉन्ड जो हैं इन्होंने ही नो रूम फॉर लेपर्ड लिखा है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है। एंड एंटन चेखव, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो 18वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर के नारायण ने जो है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे लिखा है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि ये कब पब्लिश हुआ, तो 1947 ईस्वी में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी टाइम पे ये नॉवेल पारित किया गया जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो आर के नारायण ने इसे लिखा, 1947 में ये पब्लिश हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है रुस्किन बॉन्ड वाज बॉर्न इन, कौन से साल में इनका जन्म हुआ। तो ऑप्शन है आपके पास 1930, 1932, 1934 या फिर 1940। तो 19वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1934 ईस्वी में जो है
रुस्किन बॉन्ड का जो है जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है एडिसन बाजे, एडिसन जो थे वो ओनली एसिस्ट थे या फिर ओनली क्रिटिक थे या फिर एसिस्ट एंड क्रिटिक दोनों थे, इनमें से कोई नहीं। तो 20वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एक एसिस्ट थे एंड क्रिटिक दोनों थे, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आपके कुछ ग्रामर के प्रश्न आएंगे तो तैयार रहना उसके लिए। तो 21 नंबर का प्रश्न है ही डॉट कुक फूड। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के प्रश्न, जिसमें से आपको टेंसेस पहचानने होते हैं एंड उनमें क्या वर्ब भरा जाएगा, सहायक क्रिया क्या होगा, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ईजी है प्रश्न, अगर आपको आता हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि ही के साथ जो है ये आपका पहले जानिए कौन सा टेंस है। तो ही फूड लिखा हुआ है, बीच में गैप है, तो आप जान जाएंगे कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो करता रहेगा अगर सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा उसमें आप यस या ईएस का यूज करते हैं। तो यहाँ ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका कुक्स, तो ही कुक्स फूड। कुकिंग क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है एंड अगर यहाँ प्लूरल वर्ड होता तब हम आपका कुक का यूज करते, लेकिन यहाँ क्या लगेगा, ही कुक्स फूड, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द गवर्नमेंट बिल डॉट ऑर्डर। यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पास्ट लगेगा या फिर पास लगेगा, पासिंग लगेगा। तो पहले पहचानते हैं ये कौन सा टेंस है, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। वहाँ क्या लगता है, तो प्रेजेंट जो है फर्स्ट फॉर्म लगता है, कोई भी वर्ब हो उसका। तो पास्ट तो लगेगा नहीं, पासिंग तो लगेगा नहीं, आपका बेसिकली क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी पास, द गवर्नमेंट विल पास द ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका कह रहा है द मैन वाज ड्रेस्ड इन। अब आपको यहाँ ब्लू का स्पेलिंग पता होना चाहिए, नीला मतलब, तो ब्लू का स्पेलिंग इसमें से ये तो होता नहीं है, ये होता नहीं है, ब्लू का स्पेलिंग क्या होता है, BLUE, तो यही आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, द मैन वाज ड्रेस्ड इन ब्लू। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप ये ग्रामर वाले प्रश्न आपको आ रहे हों। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है द सिनोनिम ऑफ फार इज। तो पहले आपको जानना जरूरी होगा कि सिनोनिम क्या होता है। अगर आपसे पूछता है एंटोनिम ये क्या होता है, तो सिनोनिम बेसिकली आपने बहुत बार सुना होगा, समानार्थी शब्द को जो है सिनोनिम के नाम से जानते हैं। तो एक जैसे शब्द जो हो, एक दूसरे से रिलेट करते हो, उन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आपके सामने एक शब्द पूछ लिया फार का, आपको सिनोनिम बताना, आपके पास 4 ऑप्शन है, डिस्टेंस, नियर, क्लोज, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फार मतलब होता क्या है, दूरी होता है। फार मतलब क्या होता है, दूरी होता है। आपको एक जैसे मिलते हुए शब्द बताने हैं, तो क्लोज तो होगा नहीं, क्लोज क्योंकि आपका एंटोनिम हो जाएगा। आपको बताना क्या है, इसका एक जैसा मिलने वाला शब्द, जैसे दूर का आपको दूसरा वर्ड बताना है, तो नियर तो होगा नहीं दूर के लिए, क्या लग जाएगा आपका, डिस्टेंस। तो फार का सिनोनिम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है 25 नंबर का डू नॉट राइट योर नेम हेयर। अब यहाँ आपको राइट भरना है। अब कौन सा स्पेलिंग लेगा, एक राइट मतलब क्या होता है आपका, सही होता है, एक राइट मतलब होता है आपका लिखना, ये वाले, और ये राइट का कोई मतलब नहीं होता है, मुझे जहाँ तक पता है, होता होगा लेकिन खैर। डू नॉट राइट योर नेम, कहीं भी लिखने को तो इस स्पेलिंग का यूज करते हैं, WRITE का, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस जो है ये ग्रामेटिकली करेक्ट लिखा गया है, नियमों के हिसाब से लिखा गया है ग्रामर के। तो ही एट मैंगो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है यस या ईएस का यूज करते हैं जब आपका सिंगुलर वर्ब हो तो। दूसरा क्यों गलत है आपका, क्योंकि एट का स्पेलिंग जो है ये सेकंड फॉर्म होता है ईट का, और ये कब लगता है, जब आपका पास्ट हो या फिर जब बीत चुका वक्त हो तो उसमें लगाते हैं, यहाँ तो आपका यूज होगा नहीं। तीसरा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ही एट्स मैंगो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से, ऑप्शन सी, ही एट्स मैंगो बिल्कुल आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर का आपका प्रश्न कह रहा है फ्रॉम वेयर डिड यू डॉट बाई दिस पेन। अब मान लीजिए यहाँ जो डॉट है आपका वो आपको बाई भरना है। अब बाई का स्पेलिंग कौन सा होगा, खरीदने के लिए आप कौन से बाई का यूज़ करते हैं, ये बाई का तो यूज़ होता नहीं है, इस बाई का यूज़ होता है BUY। अगर आप खरीदते हैं किसी भी चीज़ को तो इस बाई का यूज़ करते हैं। इस बाई का मतलब होता है जैसे आप ट्रेन के द्वारा जा रहे हैं, बस के द्वारा जा रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ कौन सा यूज होगा, बाई, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कोट है आपका, बहुत बार आपने सुना होगा कि हेल्थ डॉट वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। आपने बहुत बार सुना होगा कि आपके पास अगर हेल्थ है तो बहुत सारी अमीरी आपके पास है, हेल्थ इज वेल्थ। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, हेल्थ इज वेल्थ। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है द प्रेसिस राइटिंग इज। प्रेसिस राइटिंग होता है वो क्या करता है, तो
वो आर्ट होता है, आर्ट ऑफ समराइजिंग को, अपने जो लिखावट को एक समराइज रूप देना, अच्छे से समझना, वो पर्सी राइटिंग के अंतर्गत आता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ लेटर। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर, आपका इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में आप ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ों को जो है लेटर लिखते हैं, जो कि जैसे आपका बिजनेस हो गया, आपको एम्प्लॉय को लिखना हो, एचआर को लिखना हो, एडिटर को लिखना हो, तो वो फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। इनफॉर्मल लेटर क्या होगा? बेसिकली जब आप अपने पर्सनल यूजेस के लिए, जैसे आपको घर में लिखना हो, किसी दोस्त को लिखना हो, रिश्तेदार को लिखना हो, तो ऐसे लेटर इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। तो ये दोनों टाइप तो होते हैं, लेकिन इसमें आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टाइप जो है ये लेटर का नहीं होता है। तो वर्बल कोई भी टाइप का लेटर नहीं होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है विच वर्ड इज नॉट यूज इन सोल्यूशन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि डियर सर। आपका सेल्यूशन में आप किस चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं? डियर सर का यूज़ बिल्कुल करते हैं, डियर मैम का यूज़ करते हैं, रिस्पेक्टेड सर का यूज़ करते हैं। आप वहाँ हेलो का यूज़ नहीं करते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं, किसी को बुलाते हैं सामने से, तो वहाँ आप हेलो का यूज़ करते हैं। बाकी अगर लेटर वेटर लिख रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का जो है सेल्यूशन आप यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर का, वर्थवर्थ वाज ए पोएट ऑफ। ये वर्थवर्थ जो थे, ये किस टाइप के? विलियम वर्थवर्थ वो पोएट थे। वो ब्यूटी पोएट थे, लव पोएट थे, नेचर पोएट थे, इनमें से कोई नहीं। तो वो नेचर से रिलेटेड जो है, वर्थवर्थ इज अ पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। आपने बहुत बार कोट सुना होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वी डॉट स्टूडेंट। तो वी के साथ जो है आप हमेशा यहाँ या तो आप इस टाइप के सेंटेंस में इज आर एम का यूज़ करते हैं। अगर आई होता तो आप एम का यूज़ करते, अगर जो है वी है तो आप आर का यूज़ करेंगे। अगर कोई सिंगुलर वर्ब रहता ही या फिर जो आपका कोई नाम, तो वहाँ आप इज का यूज़ करते। तो वी स्टूडेंट, तो यहाँ आर भरा जाएगा, वी आर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर कह रहा है कि माई फादर डॉट डॉट टू मार्केट डेली। तो ये आपका पहले जानिए कौन सा सेंटेंस है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसमें आप सिंगुलर वर्ब के साथ आपके फादर अकेले हैं, माई फादर, तो आपका फादर अकेले है, तो यहाँ आप जो है सिंगुलर का यूज़ करते हैं। आप सिंगुलर में वर्ब के साथ आपका यस या यस जुड़ता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माई फादर गोज टू मार्केट डेली। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गुड। यहाँ फिर से आपका गुड का सिनोनिम पूछा गया है। तो गुड का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? डिसेंट। अनसिविलाइज्ड तो होगा नहीं, असभ्य होगा नहीं, बुरा तो होगा नहीं आपका, या फिर बार्बेरियन भी नहीं होगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, गुड का डिसेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है ए मैन हु रेयरली स्पीक द ट्रूथ। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी कभी सत्य बोलता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को आप क्रूट तो कहें नहीं, वीक तो कहेंगे नहीं, बैड बुरा कहेंगे नहीं, इसे कहते हैं आप लायर। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंने आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाड़ के लाया, ऐसे टोटल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न इसी टाइप के। तो आप प्लीज़ जरूर देखना सारे क्वेश्चन। एंड आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हर पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, कोई सा भी पेपर उठा लो, विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स एंड जो है विलियम शेक्सपियर के प्लेस के बारे में जरूर पूछेगा। अगर पूछता है कि विलियम शेक्सपियर ने कितने प्लेस लिखे हैं, तो 38 प्लेस लिखे हैं। अगर पूछता है सोनेट्स, तो इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं। ये बात जरूर याद रखना, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विलियम शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स। अगर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि श्रेया या फिर राहुल या फिर रोहन इज ए BA MA या फिर कोई भी है, तो वहाँ आप ए का यूज़ करते हैं। श्रेया इज ए BA। इस टाइप के हर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में, तो वहाँ आप ए का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर का प्रश्न कह रहा है ही इज डॉट यूरोपियन। वो एक यूरोपियन है। यहाँ आप अपने दिमाग का यूज़ करेंगे। बहुत सारे जो बच्चों का ये प्रश्न गलत हो सकता है कि वहाँ ई लगाया हुआ है, यानी कि AEIOU, तो हम तुरंत एन लगा देंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते समय अगर आपकी आवाज़ जो है ध्वनि के साथ शुरू होती है, तो वहाँ आप ए का यूज़ करते हैं, भले ही आपका AEIOU में से कोई भी आया हो। जैसे आप यूरोपियन को प्रोनाउंस करिए, तो आ रहा है क्या? यूरोपियन। तो वहाँ ध्वनि के साथ शुरू हो रहा है ना, तो वहाँ आप एन का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि आप ए का यूज़ करते हैं।
इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गीतांजलि? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित, 1912 में पारिस, 1913 में इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। ये कह रहा है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सॉन्ग ऑफरिंग, इससे रिलेटेड है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है टैगोर इज नोन एज, तो टैगोर को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी जी जो थे टैगोर को गुरुदेव कहकर पुकारते थे, इसलिए उनका नाम वहां से क्या पड़ गया आपका? गुरुदेव। तो टैगोर इज नोन एज अ गुरुदेव। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है कि फ्रांसिस बैकन वाज बोर्न इन। फ्रांसिस बैकन का जन्म कब हुआ था? आपके पास ऑप्शंस हैं 1555, 1556, 1560, 1561। तो आई होप सबको पता होगा, बहुत ही फेमस राइटर हैं। इनका जन्म हुआ था 1561 में, 1561 में। अगर आपसे प्रश्न बना लेता है कि इनका जो है निधन कब हुआ था, व्हेन ही वाज डाइड, तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, क्या करेक्ट हो जाएगा? 1626 में इनका जो है निधन हुआ था। 1561 में पैदा हुए थे, 1626 में इनका निधन हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है नेहरू वाज अवार्डेड भारत रत्न। भारत रत्न नेहरू को कब मिला था? तो ऑप्शन है आपके पास 1955 में, 1956 में, 1957 में, 1958 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, 1955 में जो है नेहरू को अवार्ड किया गया था। किसके लिए? भारत रत्न के लिए। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर का प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द बर्थ नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो हैं इनके बचपन का नाम क्या था? आई होप सबको पता होगा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनके बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर का प्रश्न कह रहा है वेयर वाज पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन हेल्ड इन 83। वो कहाँ जो है वर्ल्ड ऑफ वेयर इज द वर्ल्ड ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन, जो कि धार्मिक पार्लियामेंट बनाया गया था 1893 ईस्वी में, वो रखा गया था शिकागो में, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वो 1893 में जो है रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद इज सेलिब्रेट इन इंडिया एज। जब जो है स्वामी विवेकानंद का जो बर्थडे है ये सेलिब्रेट किया जाता है, किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? आई होप ये प्रश्न सबको पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, नेशनल यूथ डे के नाम से स्वामी विवेकानंद का जो है ये जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द एंगल ऑफ द हाउस इज ए फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो 47 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोफेशन ओमेन जो है ये फिगर ऑफ स्पीच है, द एंगल ऑफ द हाउस का। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर का प्रश्न कह रहा है लिटरेचर इज द मिरर ऑफ डॉट डॉट। लिटरेचर जो होता है ये किसका मिरर है? तो ये एक सोसाइटी का मिरर होता है, समाज का मिरर होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जॉन मिल्टन रोड द पोएम। इनमें से कौन सा पोएम है जो कि जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया है? आई होप सबको पता होगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लिखने वाले कौन है? जॉन मिल्टन। बहुत ही फेमस है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे पेपर्स में भी। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का कि ए लैंग्वेज इज ए डॉट डॉट कन्वर्सेशन। अगर एक भाषा है तो वो किसका काम करती है? जब आप बात करते हैं तो वो एक टूल होता है, तो ए लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ कन्वर्सेशन। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन, एंड टॉप 50 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझा पाएँ एंड और भी क्वेश्चन आपके सामने ढूंढ कर ला पाएँ। इससे पहले अगर आपने बहुत सारी वीडियो जो कि मिस आउट कर रहे हैं, अगर कल आपका एग्जाम है तो आप प्लीज़ जब आप चैनल पर जाएंगे तो BA के प्लेलिस्ट में, BA BSc BCom के प्लेलिस्ट में आपका इंग्लिश माइनर करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें टोटल मैंने 700 क्वेश्चन से भी ज़्यादा कवर कर लिए हुए हैं। अगर आप 700 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, मुश्किल से आपका 4-5 घंटे लगेगा, तो आप पूरे नंबर एग्जाम में मिलेंगे, आप कोई फेल नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज़ गो एंड चेक आउट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।